हेलो एंड वेलकम टू लॉ प्रैप डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। शुरुआत करते हैं हम लोग आज की न्यूज़पेपर से। फॉर दैट लेट अस फर्स्ट रिकॉल द लास्ट वन। फर्स्ट इज व्हाट इज द रेंज ऑफ पार्टिकुलेट मैटर 2.5 इन BS6 फ्यूल। BS6 फ्यूल हमने इसमें देखा था कि किस तरह से 5 को हटा के डायरेक्टली 6 पर हम लोगों ने जो है स्विच कर लिया था, है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर विल बी 20 to 40। ये बेसिकली इसके अंदर रेंज देखने को मिलती है। हाउ मच लोअर इज द सल्फर कंटेंट इन BS6 फ्यूल कंपेयर टू BS4। BS4 से अगर हम लोग 6 पर जाते हैं तो सल्फर का कंटेंट कितना कम हो जाता है, कितना गुना कम हो जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स जो है वो उसमें डिक्रीज देखने को मिलता है। What percentage reduction in PM emission can be expected with BS6 fuel in a car? PM 2.5 होता है, PM 10 होता है, उसका कितना डिक्रीज हो जाएगा अगर BS6 फ्यूल की कार होगी तो? आंसर क्या हो जाएगा? 80% डिक्रीज हो जाता है, लगभग डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज व्हेन वर भारत स्टेज 3 एमिशन नॉर्म्स इन्फोर्स्ड इन इंडिया। भारत स्टेज 3 नॉर्म्स इनमें से कब लाए गए? इनमें से आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी अक्टूबर 2010 के अंदर जो है बेसिकली ये लाए गए। When did the UNEP Copenhagen Climate Center start publishing the emission gap report? emission gap report इनमें से कब लाई जाने लगी? फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 2011 के अंदर। नेक्स्ट इज हाउ मच इज द ग्लोबल प्रोजेक्टेड टू वार्म by the end of this century according to UNFCCC annual assessment। UNFCCC के एनुअल असेसमेंट के हिसाब से ग्लोबल प्रोजेक्शन में कितनी गर्मी बढ़ जाने की जो है वो संभावनाएं देखने को मिल रही है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2.5%। टू मीट द पेरिस एग्रीमेंट टारगेट बाय 2030 what percentage must GHG emission be reduced? ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शन कितने करने की आवश्यकता है, बताइए? कितना रिडक्शन करने की आवश्यकता देखने को मिलती है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? 45%। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द इंडियाज टारगेट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। 2030 तक जो है वो हमारे कितनी का टारगेट है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर विल बी डी, 500 मेगावाट का हम लोगों ने लिया है। Who serves as the formal head of state in the Solomon Island? सोलोमन आइलैंड जो है उसके अंदर हेड कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, गवर्नर जनरल जो है वहां पर हेड है। What is the capital of Solomon Island? सोलोमन आइलैंड्स की कैपिटल इनमें से क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? होनियारा जो है बेसिकली इसकी मेजर कैपिटल है। शुरुआत करते हैं हम लोग आज के न्यूज़पेपर से। फर्स्ट न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट पुट्स महाराष्ट्र स्पीकर ऑन डेडलाइन ओवर डिफेक्शन प्लीज। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, हमने महाराष्ट्र का केस देखा था जहाँ पर रिसेंटली ये देखने को मिला था कि जो शिवसेना है उसके अंदर से ही एक फैक्शन जो है वो स्प्लिट हो गया था, अलग हो गया था, और उन्होंने जो है वो बीजेपी के साथ में मिल करके और अपनी एक सरकार बना ली थी, और जो शिवसेना की सरकार थी उसको गिरा दिया था क्योंकि वो मेजोरिटी टूट गई जैसे ही वो लोग अलग हो गए पार्टी में से, है ना। क्योंकि आपको जो है वो एक मेजोरिटी चाहिए। अगर 100 लोग हैं पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में, तो उसमें से अगर आपके पास में 51 से कम है तो आपकी सरकार नहीं बनेगी। तो आपको कम से कम 51 MPs चाहिए अगर आपको सरकार बनानी है तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि जैसे मान लीजिए इनके पास अगर 60 MPs थे, तो हुआ क्या कि 20 या 30 MPs जो उन्होंने क्या किया कि वो जो है बेसिकली अजीत पवार जो है उनके साथ में मिल करके और उन्होंने अलग पार्टी बना ली और जो शिवसेना है उसको छोड़ दिया। तो जैसे उन्होंने उसको छोड़ा तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि उसके अंदर जो है वो जो मेंबर्स थे वो 60 से कम होकर के 30 रह गए, तो उनकी सरकार गिर गई। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है बेसिकली बीजेपी के साथ में कोलैबोरेट किया, और जैसे मान लो बीजेपी के पास में अगर 25 सीटें हैं, तो इससे इफेक्ट क्या होगा कि भाई 30 इनके पास में हो जाएगी, 25 उनके पास हो जाएगी, तो टोटल 55 सीट हो जाएगी। तो 50 को क्रॉस कर गया, तो इन्होंने जो है वो गठबंधन की सरकार, कोalition की गवर्नमेंट तो बना ली। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि अगर कोई भी पार्टी के जो पर्सन है वो अगर डिफेक्शन करते हैं, कोई भी पार्टी के व्यक्ति अगर डिफेक्शन करते हैं, डिफेक्शन का मतलब है अपनी पार्टी को छोड़ करके और दूसरी पार्टी के अंदर चले जाना, है ना, इस तरह का काम करते हैं, तो ऐसे में जो है वो शेड्यूल 10 के तहत ये चीज़ कही जाती है कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उनको निकाल दिया जाएगा पार्लियामेंट से या स्टेट असेंबली से। लेकिन ये निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा, इसका डिसीजन जो है कि उन्होंने डिफेक्शन किया है या नहीं, ये डिसाइड करने वाली जो अथॉरिटी है वो स्पीकर है। क्योंकि इसके अंदर ये भी चीज़ होती है कि अगर 2/3 जो पार्टी के मेंबर्स हैं वो अगर छोड़ के चले जाते हैं तो फिर वो डिफेक्शन नहीं कहलाता है, वो फिर स्प्लिट कहलाता है कि भाई पार्टी के अंदर से ही एक और पार्टी निकल गई है, ये स्प्लिट है
और ये डिफेक्शन नहीं है। तो ऐसे में कोई इफेक्शन है या फिर स्प्लिट है, ये चीज़ डिसाइड करने का काम जो है वो स्पीकर का है। लेकिन स्पीकर का जो डिसीजन है उसको जो है वो जुडिशियली रिव्यू किया जा सकता है। कियोतो होलोहोन केस के अंदर ये चीज़ आई थी जो कि हम लोगों ने कल भी देखा था। तो उसके बेस पर यहाँ पर रिसेंटली क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया है कि अगर आप 31 जनवरी 2024 तक अगर आपने इसके ऊपर कोई भी तरह का जजमेंट नहीं दिया है, ऐसी परिस्थिति के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है वो खुद से इस चीज़ को डिसाइड करना शुरू कर देंगे, फिर आपकी ज़रूरत नहीं है हमें, है ना। तो ये एक अल्टीमेटम सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। एंटी डिफेक्शन क्या होता है, 1985 के अंदर लाया गया, 10th शेड्यूल में डाला गया है। इस रिलेटेड जितने फैक्ट्स हैं वो सारे इसमें डाले जा चुके हैं। द इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट इज एट बेंड पॉइंट। यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि इसराइल और पैलेस्टीन का जो इशू है वो एक काफ़ी बड़ा जो है वो यहाँ पर सामने आ रहा है, जहाँ पे इनका ये कहना है कि भाई जो इसराइल है उसके ऊपर हमला हुआ है, हम इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में वापस से अटैक करना और तकरीबन 20 से 22 दिन के अंदर ही 9-10 हज़ार लोगों को मार देना। इनका ये कहना है कि भाई अगर नॉर्मली देखा जाए तो आज तक जो है वो 8,500-9,000 लोगों की डेथ हुई है आपके रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर, जो कि जो है वो 20 से 25 महीनों से चल रहा है। और ये जो वॉर है इसको 25 हफ्ते भी नहीं हुए हैं, और अभी जो है वो इसने बेसिकली 25 दिन भी नहीं हुए हैं, और इसने जो है वो बराबर लोगों को मार दिया। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा गलत है, और ये जो मरने वाले लोग हैं उसमें से मेजरली 40 से 50% छोटे बच्चे हैं। तो इनका ये कहना है कि ये सारी चीज़ें जो है वो ठीक नहीं है, और अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, और अरब एरियाज़ के अंदर जो है वो चीज़ें काम में ली जानी चाहिए। यहाँ पे इनका ये कहना है कि भाई इसराइल जो है वो अभी एक बात कह रहा है कि पैलेस्टाइन अल वास्तव में इशू नहीं है, इशू जो है वो ईरान है। अब इस तरह की सिचुएशन से अल्टीमेटली क्या होगा कि ईरान के साथ भी लड़ाइयाँ बढ़ेगी और इश्यूज बढ़ेंगे। दूसरी तरफ अरब कंट्रीज जो है उनका भी सिचुएशन समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ वो इसराइल की तरफ हो जाते हैं, दूसरी तरफ वापस पैलेस्टीनियंस की तरफ हो जाते हैं, और कोई एग्जैक्ट चीज़ जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। लगातार लड़ाई की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। जैसे रिसेंटली जो बेंजामिन नेतन्याहू है, उन्होंने पहले ये बात कही थी लैंड फॉर पीस, लेकिन अब जो है वो बोल रहे हैं पीस फॉर पीस। यानी कि अब जो है वो पहले सिर्फ ज़मीन लेकर के वो खुश हो सकते थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि भाई अब हम लोग जो है वो सभी को मार करके ख़त्म कर देंगे, और ये पूरी जगह जो है उसको साफ कर देंगे। ये अल्टीमेटली यहाँ पर जो देखने को मिला है, उनका कहना है कि भाई ये जो गाज़ा का ऑपरेशन है ये बहुत ज़्यादा गलत डायरेक्शन में जा रहा है, और ये चीज़ें अगर चलती रही तो बहुत बड़ा विनाश इसमें देखने को मिलेगा। इनका कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसमें स्टैंड लेना चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसके ऊपर काम करे, ताकि इस तरह की चीज़ें जो है वो ना हो। लॉस्ट वॉइस, देखो यहाँ पर क्या हुआ, रिसेंटली देखने को मिला कि लास्ट वीक जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर एक वोटिंग हुई, और वोटिंग इस बात पर थी कि इजराइल पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके अंदर सीज़ फायर जो है वो आ जाना चाहिए, यानी कि वहाँ पर जो है वो एक समय के लिए शांति बनाए रखनी चाहिए, वहाँ पर सीज़ हो जाना चाहिए फायर, और रोक रोक देना चाहिए वॉर को। अब इसके अंदर क्या चीज़ देखने को मिली कि लगभग जितने देश थे 120 कंट्रीज़ के आसपास ने जो है वो इस चीज़ को सपोर्ट किया, और वॉर रोकने की यहाँ पर बात करी, एग्री किया कि भाई हाँ वॉर रोका जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिलता है कि इंडिया ने यहाँ पर एब्सटेन किया। इंडिया ने इसको सपोर्ट नहीं किया, ना ही इसका विरोध किया, एब्सटेन किया, यानी कि दूर रहे इससे, पार्टिसिपेट ही नहीं किया, एब्सेंट हो गया आपकी भाषा में। एब्सेंट होने के कारण से अल्टीमेटली क्या चीज़ देखने को मिल रही है, इन सब चीज़ों के होने के कारण से इंडिया का जो एक सोच है और इंडिया की जिस तरह का काम है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है ना। ये सेम चीज़ जो है वो बहुत कॉन्ट्रास्टिंग है 2018 के इशू से, जहाँ पर उस समय जब लड़ाई हुई थी तब इंडिया ने जो है वो खुल के ये बात कही थी कि भाई टू नेशन थ्योरी को बनाया जाना चाहिए और उसको सपोर्ट किया जाना चाहिए, लेकिन अब जो है वो इंडिया के इसके ऊपर जो है वो मौन रख रहा है। सेकेंडली ये चीज़ देखने को मिल रही है कि यूक्रेन का जो रेजोल्यूशन था रशिया यूक्रेन का, उसके ऊपर जो इंडिया की चुप्पी थी, ये कहीं ना कहीं उसी तरह की चीज़ है जहाँ पर जो है वो रशिया भी अटैक कर रहा था और इंडिया चुप था, और अब जो है वो इसराइल अटैक कर रहा है और फिर भी इंडिया चुप है ना। तो ये चीज़ें जो है वो ठीक नहीं है। इनका कहना है कि भाई इंडिया एक ग्लोबल वॉइस बन सकती थी ऐसी सिचुएशन के अंदर, जहाँ पर जो है वो इंडिया के कहने से काफ़ी सारे काम हो सकते थे, लेकिन देखने को ये मिला कि इस तरह की चीज़ें नहीं हो पाई, जिससे काफ़ी बड़ा लॉस जो है वो आज की डेट में इंडिया को देखने को मिल सकता है। ये सारी चीज़ें इसमें सामने आई है। द कोविड-19 डेथ टोल इन इंडिया गेटिंग इट राइट। देखो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि कोविड-19 की जो डेथ टोल है वो उसके ऊपर यहाँ पर इन्होंने बात कही है, जहाँ पे इनका ये कहना है कि भाई डेथ टोल लगातार बढ़ी थी
और उसके अंदर ये चीज़ देखने को मिली थी कि भाई कितने लोग मरे हैं, उसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो सरकार के पास में नहीं थी, और कहीं लोकल बॉडीज़ के साथ में उनके जो डेटा थे उनके साथ में एस्टिमेट लगाते थे तो ये चीज़ समझ में आती थी कई एरियाज़ के अंदर कि जो गवर्नमेंट डेटा है उसके अंदर 45-50 लाख का फ़र्क आ रहा है सिर्फ एक एरिया के अंदर या कुछ एक एरियाज़ के अंदर ना, या शायद देश का या इस तरह की चीज़ें सिचुएशन में यहाँ पे इन्होंने डेटा पूरा दिया है कि किस तरह से इतना बड़ा जो है वो फ़र्क आ रहा है कि भाई 4.7 मिलियन लोग जो है वो 47 लाख लोगों का जो है वो एक्सेस डेथ हुई थी इंडिया के अंदर कंपेयर टू गवर्नमेंट डेटा, है ना। तो इनका ये कहना है कि भाई इंडिया के अंदर जो बड़ी दिक्कतें हैं वो ये है कि भाई कितनी डेथ्स हो रही है उसका एग्जैक्ट एस्टिमेशन नहीं है। 70% तो लोग डेथ का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, लेकिन बाकी एरियाज़ में आज भी ये चीज़ नहीं है, और ऐसा इस चीज़ के लिए जो है वो कोविड में क्या एक्चुअल सिचुएशन हुई ये हमारे सामने नहीं है। हालांकि देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो रिसेंटली क्या कर रही है, तो सरकार ने रिसेंटली ये कोशिश भी करी है जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो अपने प्रयास कर रही है और डिजिटलाइज कर दिया गया है पूरा बर्थ और डेथ का जो रजिस्ट्रेशन है उसको, है ना। पूरे सिस्टम को जो है वो जो है इस तरह से बना दिया गया है और कोशिश की जा रही है कि इस तरह की चीज़ें जो है वो टैकल कराई जा सके, लेकिन लार्ज स्केल पे अभी तक ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है ना। तो इनका ये कहना है कि भाई सिचुएशन जो है उसको देखा जाना चाहिए और अल्टीमेटली पूरी एक टास्क फोर्स लगाई जानी चाहिए जो एनालिसिस करके देखे कि इंडिया में किस तरह से जो है वो सारा का सारा जो डेथ टोल है उसको काउंट किया जाए सही से, ताकि हम लोग एग्जैक्ट नंबर्स चीज़ों में निकाल सके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट इसके अंदर क्या चीज़ है, टेरर इन बैग्स। देखो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि रिसेंटली जो केरला के अंदर जो ब्लास्ट हुआ है उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने बात कही है, जहाँ पे इनका ये कहना है कि भाई जो काला मैसेज में के अंदर ब्लास्ट हुआ था जिसके अंदर जो है तकरीबन 2000 लोग माइनॉरिटी के बैठे थे और कई सारे लोग जो उनकी इंजरी हुई है, 3 लोगों की डेथ हुई है। वहाँ पर जो पर्सन है जिनको जो है वो बेसिकली अरेस्ट किया गया है, ये जो पर्सन है मार्टिन डोमिनिक इनका नाम है। ये जो पर्सन है इन्होंने जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर डाल करके ये क्लेम किया है कि मेरी गलती है और मैंने ही लोगों को मारा है और ये अटैक किया है। इसका रीज़न उन्होंने बताया है कि भाई मेरी जो कम्युनिटी है ये एंटी नेशनल सेंटीमेंट्स जो है वो दिखा रही है और इसके ये मेरे को अच्छे नहीं लगे और इस कारण से मैंने अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए इस तरह का बॉम्ब जो है वो यहाँ पर लगाया था, जिसके कारण से अल्टीमेटली शॉपिंग बैग के अंदर ही वो था और उसका ब्लास्ट हुआ। यहाँ पे बड़ी चीज़ जो देखने को मिली वो ये थी कि जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद में वहाँ की जो सोशल मीडिया थी उसके ऊपर कम्युनल जो अटैक्स थे, कम्युनल जो राइट्स थे वो बढ़ने लगे, कम्युनल अटैक्स बढ़ने लगे, जिसका अल्टीमेटली इफेक्ट ये हुआ कि कई सारे लोगों ने, इवन जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं बीजेपी के, उन्होंने बेसिकली इस तरह के जो रिमार्क्स कहे जहाँ पर उनका ये कहना था कि भाई जो एरिया है केरला का जो एरिया है वो जिहादिस्ट का अड्डा बन चुका है, जो टेररिस्ट है उनका अड्डा बन चुका है और वहाँ का जो घर बन चुका है ये, जो कि गलत बात है। अल्टीमेटली इसके अगेंस्ट में वापस से केरला के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने भी कई सारी बातें बोली। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि इस इशू को लेकर के और इसका बड़ा बतंगड़ बनाया जा रहा है, कम्युनल जो शक्ल इसको दी जा रही है, इवन इसराइल पैलेस्टीन के इशू को जो है वो इंडिया के अंदर कम्युनल शक्ल दी जा रही है। तो ये चीज़ जो है वो बेसिकली ठीक नहीं है और इसको सुधार करके और अच्छा से काम किया जाना चाहिए, ये चीज़ बेसिकली देखने को मिलती है। टूवर्ड्स स्टेबलाइजेशन ऑफ यूएस चाइना टाइज। देखो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि यूएस और चाइना के जो टाइज हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है, जहाँ पे इनका ये कहना है कि भाई दोनों ही वर्ल्ड की सबसे बड़ी शक्तियों में है और ऐसे में दोनों ही जितने आपस में लड़ेंगे वैसे उतनी ही उनकी जो शक्ति है वो कम होती जाएगी। ऐसा जिनका ये कहना है कि भाई इस तरह की सिचुएशन में दोनों को साथ में मिलकर डायलॉग जो है वो करना चाहिए और पीस लाने के लिए होता क्या है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर सैंक्शन पे सैंक्शन लगा रहे हैं और इतने सारे सैंक्शंस लगाने का अल्टीमेटली इफेक्ट ये है कि ये सारे सैंक्शंस जो है वो सिचुएशन को और ज़्यादा डिटेरिएट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि भाई इतनी ज़्यादा सिचुएशन गिर रही है जिसकी अल्टीमेटली फ़ायदा जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है ना। इसलिए इनका ये कहना है कि भाई हमें कोशिश करना चाहिए कि भाई यूएस और चाइना का जो रिलेशन है वो आपस में सुधर जाए और इनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, उन सब के ऊपर जो है वो लगाम लग जाए। रिसेंटली प्रेसिडेंशियल समिट की बात हुई है सैन फ्रांसिस्को में, तो ये काफ़ी अच्छी बात है और ऐसा यहाँ पर जो है वो जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इंडो पैसिफिक के एरिया में यूरोप में अपने रिलेशंस बढ़ाना चाह रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली इसके अंदर देखने को मिल रही है। ईजिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्गो बाय रेलवेज। देखो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि एक चीप तरीके से जो है वो सस्ते तरीके से अगर आप कोशिश करते हैं कि इंडिया के अंदर अगर आपको माल बहुत ज़्यादा बल्क में कहीं पर भेजना है तो उसमें रेलवेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा हेल्पफुली काम करती है।
इंडिया के अंदर ये रेलवेज के अंदर जो बड़ा इशू आता है वो ये है कि जो बल्क के अंदर जो लोग चीज़ें भेजते हैं तो उसके अंदर कुछ एक एरियाज़ के अंदर तो यहाँ पर ये फैसिलिटी है कि उनके फैक्ट्री के अंदर तक जो है बेसिकली कार्गो का जो सिस्टम है वो बना हुआ है और ट्रेन अंदर तक आती है और कार्गो को खाली करती है या फिर भरती है अपने अंदर और जगह जगह पे सप्लाई करती है। लेकिन ये चीज़ सिर्फ बड़े प्लांट्स के लिए अवेलेबल है, छोटे प्लांट्स के लिए ये चीज़ अवेलेबल नहीं है ना। इस कारण से उनकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ओवरऑल कॉस्ट का 6 से 6.5% जो है वो सिर्फ उनका रेलवे स्टेशन तक या रेलवेज तक जो है वो पहुँचाने का काम हो जाता है ना। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इशू बनाती है यहाँ पर अल्टीमेटली, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक देखने को मिलती है। इन सब चीज़ों को टैकल और कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जो है वो भारत सरकार भी कोशिश कर रही है और प्राइवेट जो लोग हैं उनके भी जो है वो बनाए जा रहे हैं ताकि वो लोग जो है वो भी प्राइवेट एरियाज़ के अंदर इस तरह से जो है वो ट्रेन को ला सकें और अल्टीमेटली उसको वहीं भर सकें और उसकी कॉस्ट जो है वो गिरा सके, है ना। सरकार ने 2 तरह के प्लान्स भी इसके अंदर जो है वो सामने रखे हैं, जिसके अंदर एक तो पीएम गति शक्ति है और दूसरा नेशनल मास्टर प्लान है लॉजिस्टिक पॉलिसी का, है ना। अब गति शक्ति के अंदर बेसिकली क्या चीज़ है, तो इंडिया के अंदर जितने भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है यानी बिजनेस के अंदर चालू करने के अंदर जो जो भी इश्यूज आते हैं उन सबको टैकल करने के लिए यहाँ पर जो है वो गति शक्ति काम करता है। सभी मिनिस्ट्रीज को साथ में बिठाया जाता है और जो जो इशू होते हैं जो जो इनके आपस में इश्यूज होते हैं उनको कंप्लीट किया जाता है, ख़त्म किया जाता है ना। इसमें ये भी आइडियाज़ रखे जाते हैं कि भाई कॉमन फैसिलिटी बनाई जाए सभी के लिए कि भाई यहाँ पर आकर के सभी लोग अपना सामान चढ़ा सकते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें बेसिकली इसमें देखने को मिल रही है। फ्लाई ऐश का भी एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि क्या पता फ्लाई ऐश से भी कुछ फ़ायदा हो। फ्लाई ऐश बेसिकली क्या चीज़ होती है, तो फ्लाई ऐश जो है वो बेसिकली जो भी आपके जो जैसे पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ बिजली बनती है, तो कोयले से बिजली बनती है तो उसके अंदर जितनी भी राख रह जाती है उससे फिर क्या होता है कि ईंटें बनाई जाती है, ब्रिक्स बनाई जाती है। तो वो जो फ्लाई ऐश है वो जो आपके जो राख होती है वो फ्लाई ऐश होती है और उसकी कभी ईंटें बना ली जाती है, कभी दूसरी चीज़ बना ली जाती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ना। ये चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। द एक्सपांशन ऑफ सेटलमेंट्स इनटू फ्लड प्रोन एरियाज, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि इंडिया जो है वर्ल्ड बैंक की स्टडी के अंदर आया है कि इंडिया के अंदर फ्लड की रिस्क काफ़ी बढ़ती जा रही है क्योंकि इंडिया थर्ड उस देश के अंदर आता है जहाँ पर जो है वो बेसिकली फ्लड प्रोन एरियाज में घर बना लिए गए हैं। नॉर्मली क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई पॉन्ड है, कोई लेक है, तो उसके आसपास का जो एरिया होता है वो उसका फ्लड प्लेन होता है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग पॉन्ड के एकदम किनारे तक घर बना लेते हैं और थोड़े टाइम में क्या होता है, पॉन्ड अगर थोड़ा बहुत सूख जाए तो सूखी हुई जगह पर भी घर बना लेते हैं, है ना। क्योंकि इंडिया के अंदर जो लोग हैं वो सब खतरों के खिलाड़ी, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको फ्री में जगह चाहिए बस, बाकी वो लोग आराम से खुद काम सारा कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ों के होने के कारण से क्या होता है कि इंडिया में जैसे ही एक एरिया में थोड़ी सी भी बारिश आती है और वो फ्लड प्लेन्स को वापस पहुंचता है पॉन्ड, यही सेम चीज़ रिवर के लिए भी है। तो अल्टीमेटली पूरे एरिया के अंदर जो है बाढ़ बढ़ जाती है। जैसे रिसेंटली आपने यमुना का देखा होगा कि यमुना के अंदर जो सिचुएशन हुई वो कितनी ज़्यादा खतरनाक थी, है ना। तो ये सारी चीज़ों के कारण से अल्टीमेटली चीज़ें जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल देखने को मिल रही है ना। ये चीज़ यहाँ पर सामने आई है। गवर्नमेंट प्रोमिसेस ऑल एफर्ट्स टू गेट नेवी वेटरन्स रिलीज्ड फ्रॉम कतर प्रिजन। कतर के जो प्रिजन है वहाँ से जो है वो रिलीज करने की यहाँ पर बात की गई है, जहाँ पर इनका ये कहना है कि भाई जो कई सारे एफर्ट्स जो है वो लगाए जा रहे हैं जिसमें जो है कोशिश की जा रही है कि जो नेवी के जो लोग हैं जिनको कतर में डेथ सेंटेंस दिया गया है उनको जो है वो वापस लाया जाए, उनको जो है वो देश के अंदर लिया जाए ताकि उनको जो है वो ये डेथ सेंटेंस ना पहुँचे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ये चीज़ कही है कि भाई एस जयशंकर भी ये बात कह रहे हैं कि भाई वो कोशिश कर रहे हैं पूरी की पूरी कि भाई इस तरह की चीज़ें ना हो और कतर से नॉर्मल इस तरह की चीज़ें, इंडिया का रिलेशंस काफ़ी अच्छा है। अब देखने को मिलेगा कि भाई इसमें क्या चीज़ सामने आती है। दैट क्वेश्चन सेबीज बैन ऑन की रोल्स ऑफ जीज गोयनका। यहाँ पर क्या चीज़ है, एक प्राइवेट कंपनी जो है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है कि भाई उनके ऊपर जो बैन लगाया गया था वो सिक्योरिटीज एपीलेट ट्रिब्यूनल ने हटा दिया है। अब हमारे लिए काम क्या हो जाता है इसमें कि सेबी और सैट जो है उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं तो थोड़ा सा गौर करें कि यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिली थी कि भाई जो लीडरशिप है इस पूरे ग्रुप की, जी ग्रुप की, वो किसको दी जाए, तो उसके ऊपर इशू था। तो वहाँ पर जो है वो सीईओ जो उनकी गोयनका है उनको वापस से जो है उसको दे दी गई है और इसमें जो है बेसिकली
सारी की सारी जो है वो चीज़ें उनको कंट्रोल में दे दी गई है। गोयनका जी ने अपील करी थी सेबी के ऑर्डर के तहत कि भाई उनको कहा गया था कि भाई वो जो है वो हेड नहीं कर सकते, लेकिन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने यही चीज़ को एक्सेप्ट किया और जो सेबी की जो रूलिंग थी उसको जो है बेसिकली हटा दिया था कि भाई सेबी ने कहा था कि भाई आपका रोल नहीं है, क्योंकि अब जो है वो बेसिकली जी ग्रुप जो है वो मर्ज हो रहा है सोनी के साथ में, आपका रोल अब नहीं रहेगा। लेकिन वापस जब अपील की गई तो वो जो चीज़ थी उसको चेंज कर दिया गया और फिर उन्होंने ये बात कही कि नहीं, आप जो है वो लीडरशिप रोल पर रह सकते हैं, है ना। सेबी क्या चीज़ है, तो बेसिकली 1988-89 के अंदर इसको बनाया गया, 1992 के अंदर जो है वो अल्टीमेटली एक सरकारी जो एक्ट है उसको पास किया गया और अल्टीमेटली अप्रैल 2012 के अंदर एक स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह ये सामने आता है ना। इंडिया के अंदर पूरा का पूरा जो स्टॉक मार्केट का जो सिस्टम है उनको ये संभालते हैं और इंडिया के अंदर जो है वो अल्टीमेटली इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई के अंदर देखने को मिलता है। रीजनल ऑफिस अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली के अंदर जो है वो सामने आते हैं। इसकी चेयरपर्सन कौन है, तो शायद इसमें लिखा हुआ नहीं है। चेयरपर्सन है मधुबाई पुरी बुच्च, है ना। ये चीज़ गौर रखिएगा। पावर सेबी की हमने आपको बताई दी है कौन सी लेजिस्लेटिव फंक्शन है जिसके अंदर शेयर्स को देखना और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें करना आता है। ओनली 3 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैव मिनिमम वेज पॉलिसी। मिनिमम वेज पॉलिसी जो है वो सिर्फ 3 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के पास में जो है वो देखने को मिलती है ना। तो ये चीज़ इंडिया के अंदर अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि मिनिमम वेजेस दी जानी चाहिए और जो इंडिया के अंदर जो वेजेस का कोड बना हुआ है उसके हिसाब से सबको सही से मिलना चाहिए, है ना। लेकिन ये चीज़ नहीं हुई है। तो 5th एनुअल स्टडी जो फेयर वर्क इंडिया की हुई है उसके अंदर यही चीज़ देखने को मिली है ना। मिनिमम वेजेस पॉलिसी जो है वो कहाँ कहाँ पर कैसी कैसी है ये इसके अंदर जो है वो डाल दी गई। Biden signs order to regulate AI in US before सुनक्स AI सेफ्टी समिट। देखो रिसेंटली क्या हुआ है कि यूके के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने जो है वो AI सेफ्टी समिट जो है वो रखी थी बेल्चे पार्क के अंदर। तो यहाँ पर जो है बेसिकली ये चीज़ देखने को मिल रही थी कि उसमें AI को रेगुलेट करने की बात करी थी, कोशिश कर रहे थे, है ना। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर ये देखने को मिला है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको और अगर और ज़्यादा उसके ऊपर रेगुलेट करने के लिए रिसेंटली जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जोई बिडेन है, उन्होंने एक जो है वो ऑर्डर, स्वीपिंग ऑर्डर साइन किया जिसके तहत जो है उसको रेगुलेट किया जा रहा है। लार्ज स्केल के ऊपर जितनी भी एआई है उसको रेगुलेट किया जाएगा अच्छे से। हाँ, तो ये चीज़ें इसके अंदर जो है वो सामने देखने को मिलेगी। चाइनीज वेसल्स बिगिन रिसर्च ऑफ कोस्ट ऑफ श्रीलंका इन इंडियाज कंसर्न। देखो चाइना जैसे ही इंडिया के देशों के पास में आकर के काम करने लगता है तो इंडिया के लिए एक बड़ा कंसर्न हो जाता है, क्योंकि वो उनके आइलैंड्स ले लेता है और इंडिया के ऊपर जासूसी रखता है। जैसे म्यांमार का कोको आइलैंड ले लिया, है ना। जैसे हम लोगों ने देखा था कि भाई गदर पोर्ट जो ले लिया आपका पाकिस्तान का, तो वैसे ही अब क्या हो रहा है कि भाई चाइना जो है वो वापस से श्रीलंका के पास में आए हैं कि भाई आपके पोर्ट्स को मैं अच्छा कर दूंगा, आपके लिए रिसर्च करके दूंगा कि इंडियन ओशन के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रही है। तो इंडिया का एक बड़ा कंसर्न है कि यहाँ पर चाइनीज़ जो डोमिनेंस है वो बढ़ता जा रहा है ना। ये चीज़ के अंदर जो है देखने को मिली है। चाइनीज की जो रिसर्च शिप है उसका नाम है शियान 6, जो कि बेसिकली यहाँ पर कोलंबो रिसेंटली पहुंची। कुछ शॉर्ट न्यूज़ है हमारे पास, जैसे बनवाला विंस रैपिड फायर पिस्टल ब्रोंज, और इसके अलावा जो है वो माया को जो है वो कॉन्जिक्यूटिव ITF जूनियर टाइटल मिला रिसेंटली। शॉर्ट न्यूज़ में है कि भाई जो मशरूम की जो रिसर्च थी वो रिसेंटली की गई, जहाँ पर जो है वो नए तरह के मशरूम यहाँ पर पाए गए जिसके अंदर कैंडोलिमिस उसका नाम रखा गया है वेस्टर्न घाट्स के अंदर। वेस्टर्न घाट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के लिए फेमस है, हर तीसरे दिन कुछ नया मिलता है यहाँ पर, है ना। आंध्र प्रदेश के अंदर जो रिसेंटली ट्रेन का जो कोलिजन हुआ था उसकी जो टोल है, उसकी जो डेथ टोल है वो इंक्रीज होकर के 14 हो चुकी है। ये चीज़ इसमें देखने को मिली है। तो ये था आज का हमारा न्यूज़पेपर। किसी कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो तो आप हमें बता सकते हैं, लिख सकते हैं, हम लोग जो है आपको मैसेज करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।